दोस्तों एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है वेदशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी में जो भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों प्रश्न, वह सभी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जिससे मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य में आज आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने दोस्तों आपको वैदिक सभ्यता से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को जो है कवर कराया था। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये सब इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता का जो है कवर करा दिया था। आज हम कवर कराएंगे मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य को। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। जिनका नाम देवनामपीय या पियदस्सी भी था। पहला प्रश्न, वह कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम देवनामपीय या पियदस्सी भी था? सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। सम्राट अशोक को हम देवनामपीय पियदस्सी के नाम से भी जानते हैं। यह नाम उन्होंने अपना खुद से रखा था। देवनामपीय का नाम होता है दोस्तों देवताओं का प्रिय। सम्राट अशोक के शासनकाल की बात करूं तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक का शासनकाल रहा है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताना है। सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सुश्रुत, कश्यप, चरक या पतंजलि? तो जो राजा कनिष्क के दरबार में दरबारी चिकित्सक थे वह चरक थे। चरक द्वारा एक रचना की गई चरक संहिता की रचना जो है चरक द्वारा की गई है। विभिन्न विद्वान जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, उनमें से चरक भी एक चिकित्सक थे। देखिए दोस्तों 47वां प्रश्न है हमारा, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है। तो वह राजा मौर्य साम्राज्य में वह राजा कौन था जो नगर पालिका के प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना किया था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था दोस्तों। ठीक है, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ था और उसने इंडिका नामक पुस्तक भी रचना की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है मेगास्थनीज द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? 2022 में पूछा गया प्रश्न। 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई दोस्तों, जिसमें से पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगीर में, दूसरी कहाँ वैशाली में, तीसरी कहाँ पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, बौद्ध भिक्षु वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? अभी हमने आपको बताया इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। ठीक है, और ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आए थे। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, अभी हमने बात किया। यह प्रश्न देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा गया है। तो इसी तरह से प्रश्न आपको पेट में देखने को मिलेंगे और अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो जरूर ही आपको यह लाभदायक साबित होगा। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी, किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित थी या उद्योग आधारित थी या युद्ध पर? तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया गया है, मौर्य अर्थव्यवस्था चारों पर निर्भर थी, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्भर थी कृषि पर। सबसे ज़्यादा वह निर्भर कृषि पर थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो अगर हम बात करें सबसे बड़ा शिलालेख, तो सबसे बड़ा शिलालेख दोस्तों 13वां शिलालेख था। इस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन आपको देखने को मिलता है। सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था उसी का वर्णन इस पर मिलता है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि कलिंग की राजधानी पूछा है दोस्तों। तो जब अशोक ने आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष, कनिष्क, अशोक या चंद्रगुप्त? तो अभी हमने आपको बताया अशोक को। यूडीएलडी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यह रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। देखिए दोस्तों, तक्षशिला शहर स्थित था किसके बीच में? नदियों का नाम दिया गया सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी या ब्यास?
तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो तक्षशिला शहर है वह सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। इस समय यह स्थान दोस्तों पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में यह इस समय स्थित है तक्षशिला। ठीक है। और नदियों की बात करें तो सिंधु और झेलम के बीच में है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है? अभी हमने आपको बताया 13वां शिलालेख जो है कलिंग विजय का उल्लेख करता है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, यानी किस स्तंभ पर था? तो कन्नौज, संभल, गौतम बुद्ध नगर, सारनाथ में। राज्य मंडी परिषद में पूछा गया। आप जब कभी दोस्तों सारनाथ जाएंगे तो आपको एक स्तंभ दिखेगा जिसे सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ पर 4 सिंह हैं दोस्तों, 4 सिंह हैं। ठीक है। और चारों पीठ सटाकर बैठे हैं। पीठ सटाकर बैठे हैं, इसी को हम सिंह चतुर्भुज कहते हैं। और भारत सरकार ने इसे अपना जो है राष्ट्रीय चिन्ह बनाया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा देखिए दोस्तों अलावा लगा है, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति के नाम है और चौथा वाला ऑप्शन विभिन्न है। देखिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सभी जो है एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है। समुद्रगुप्त अलग है, यह गुप्त वंश के शासक थे, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, धौल्य, शाहबाजगढ़ी या इनमें से कोई नहीं? राजस्व निरीक्षक 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो जो शाहबाजगढ़ी है दोस्तों, इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। शाहबाजगढ़ी में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो शाहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है शाहबाजगढ़ी में किया गया है। अगर हम अशोक के शिलालेख की लिपियों की बात करें तो देखिए ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, इन चारों लिपियों में जो है अशोक के शिलालेखों का वर्णन मिलता है। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और शाहबाजगढ़ी में जो है शाहबाजगढ़ी में और एक जगह था मानसेहरा जो है, इन दोनों स्थानों पर आपको खरोष्टी लिपि में जो है देखने को मिली थी। देखिए मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, चैत्य, स्तूप या बरादरी? तो मौर्य कला का सबसे सर्वोत्तम प्रतिमान मौर्य शासन के दौरान जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा स्तंभ का निर्माण हुआ है। ठीक है। जो अभी हमने आपको बताया कि अशोक ने स्तंभ का निर्माण करा, कुछ 14 स्तंभ शिलालेख बनवाए। तो कनिष्क सहायक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, कर्नाटक, गुर्जर या कामरूप? कनिष्क सहायक 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वह कामरूप है। कामरूप को हम असम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो यह बात आप सभी ध्यान रखेंगे। कश्मीर में कल्हड़ द्वारा राजतरंगड़ी लिखा गया। ठीक है। उसमें भी अशोक का उल्लेख मिलता है ना, जिसने श्रीनगर को बसाया हुआ था। ठीक है। उज्जैन क्षेत्र में अशोक के अधीन रहा। कर्नाटक भी अशोक के अधीन रहा। लेकिन अगर कामरूप की बात करें तो असम जो है अशोक के अधीन नहीं था। बृहस्साची स्तूप किसके काल से संबंधित है? कुषाण काल, हर्षवर्धन काल, गुप्त काल या मौर्य काल? अगर हम सांची स्तूप की निर्माण की बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने करवाया। और सम्राट अशोक किससे संबंधित थे? तो सम्राट अशोक जो है मौर्य काल से संबंधित थे। इसका निर्माण हुआ क्या? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी रामदेव, महर्षि अरविंद, महर्षि जैमिनी या पतंजलि? तो यहाँ पर हमारा जो सी वाला ऑप्शन है सही है। महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक थे।
अगर हम इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म जो है गोनिया, एक जगह है गोनिया, गोनिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यह प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे, पाणिनि की ये शिष्य थे, पाणिनि के शिष्य थे महर्षि पतंजलि। चलिए अगला दिया कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसी के समय लिखा गया। यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। एक बार फिर से आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ लें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है, तो पुष्यवन अगर हम देखें हमारा पहले लाइन से ही क्लियर हो जाता है, अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है तो पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी, तो इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। कैसे किया था, देखिए जो मौर्य वंश के अंतिम शासक था दोस्तों वह कौन था, बृहदत्त था। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसके सेनापति थे पुष्यमित्र। इसके सेनापति कौन थे, पुष्यमित्र इसके सेनापति थे। तो पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, यानी ब्राह्मण वंश की स्थापना इसने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो अभी आपने देखा पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के। यहाँ पे कहीं उल्लेख था पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसी के समय लिखा गया, शुंग वंश। और फिर देह लोअर प्रथम में भी वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है, चलिए कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, पराशर, सुश्रुत, चरक या धन्वंतरी। तो अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के समय चरक थे, इससे पहले भी प्रश्न आया हुआ था और यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। तो चरक एक महर्षि थे, आयुर्वेद के विद्वान थे, विख्यात थे। ठीक है, राजवैद्य थे। और ये कहाँ के राजवैद्य थे, कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, चीन, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, मध्य एशिया या तिब्बत के। तो अगर हम बात करें दोस्तों कुषाण की, तो कुषाण जो है तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण मध्य एशिया में जाकर बस गए थे। कौन, ये कुषाण। ठीक है, ये यूची जाति के बोले जाते थे। और जो कनिष्क था, कनिष्क थे, कनिष्क जो है कुषाण वंश के ही शासक थे। ठीक है, कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक थे। देखिए हमारा यहाँ तक मौर्य और मौर्य सम्राट से जो भी प्रश्न पूछा गया था यूपी 80 में वह कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, यूपी 80 2014-15 से लेकर जो भी प्रश्न पूछे गए थे वह अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य पर, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी पर आ गए हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न बने थे। देखिए यूपी 80 पेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है और अभी आगामी जो पेट एग्जाम होने वाला है उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं, या समुद्रगुप्त। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर शासनकाल की बात करें दोस्तों तो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। ठीक है, 375 से लेकर 415 ईस्वी तक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है शासनकाल रहा है। और इन्हीं की दरबार में बहुत सारे नवरत्न रहते थे, नवरत्न रहते थे। जैसे कौन कौन से थे, धन्वंतरी थे, क्षुपड़क थे, अमर सिंह थे, कालिदास, ये सभी जो है वाराहमीर, वररुचि, ये सभी जो है यहीं पर रहते थे इन्हीं के दरबार में और इन्हीं को नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना नाम रखा था विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य ही चंद्रगुप्त का नाम था। ठीक है, एक उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो थानेश्वर से स्थानांतरित होने वाली राजधानी कौन सी थी? यूपी ट्रिपल एस पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र, पाटलिपुत्र, मगध या कन्नौज? तो कन्नौज जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज राजधानी थी जो थानेश्वर स्थानांतरित हो गई थी। हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों तो हर्षवर्धन जो है आपके प्राचीन भारत के एक सम्राट थे जो उत्तर भारत के उनका राज्य रहा है। उत्तर भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। ठीक है, इनका जो संबंध था वह पुष्यभूति वंश से था। पुष्यभूति वंश से ही इनका संबंध था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? देखिए, यह प्रश्न हमने आपको करा दिया है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि जो है हरिशेन थे? हरिशेन किसके दरबारी कवि? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं? जुपिटर पर सिपेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन रहते थे। ठीक है, अगर समुद्रगुप्त की बात करूं तो बीड़ा वादन करते हुए जो सिक्के पर चित्र दिखाया जाता है वह समुद्रगुप्त का ही रहता था। ठीक है, समुद्रगुप्त एक प्रतापी राजा थे गुप्त वंश के। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार या इनमें से कोई नहीं? पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हमने आपको बताया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्योंकि देखिए प्रश्न किसी प्रकार से रिपीटेड है, अगर आप इसको हल कर लेते हैं, अच्छे से इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलने वाला है पेट में। देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी में। तो जो विक्रम संवत था दोस्तों वह 57 ईसा पूर्व जो है प्रारंभ हुआ था। और शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व जो है ईस्वी में, शक संवत 78 ईस्वी में। ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी में, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। और हिजरी संवत की बात करें, हिजरी संवत जो हिजरी संवत था वह 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत ही विक्रमादित्य ने की थी, विक्रमादित्य ने किया था। ठीक है, खगोलविद ब्राह्मीर और कवि कालिदास किसके दरबार में का हिस्सा थे या किसके दरबार में रहते थे? तो अभी आपने देखा था, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि खगोलविद ब्राह्मीर और कालिदास नवरत्न थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न थे। ठीक है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में ले लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? कौन कौन सा था? पंजाब, पहला ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। चौथा राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वह बी वाला है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हर्षवर्धन इंडीज को नियंत्रण में लिया था। 5 इंडीज के अंतर्गत कौन कौन से? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यह बात आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं यूपी ट्रिपल एस पेट में। देखिए, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, अयोध्या, प्रयाग या सारनाथ में? तो हर्षवर्धन का जो बौद्ध सम्मेलन दोस्तों हर 5 वर्ष पे लगता था। हर 5वें वर्ष जो है वर्ष पर जो है बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता था। और कहाँ पर होता था? प्रयाग में होता था। ठीक है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर नागा, राजश्री, प्रभावती गुप्ता या कुमार देवी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक के बारे में बताना दोस्तों। तो गुप्त काल की जो प्रसिद्ध महिला थी वह प्रभावती गुप्ता थी।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए, यहाँ तक जो प्रश्न हमने आपको हल कराया दोस्तों, वह प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, स्टेनोग्राफर, यूपीए एलडीए में, यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो आपको अगर फ़ायदा होने वाला है तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है इस सेशन से आपको फ़ायदा होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।